सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 4 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में नए रेयर रक्त समूह, ठीक है, अभी जो रेयर रक्त समूह क्रिब के बारे में आपने खूब देखी होगी, न्यूज़ में चर्चाएं चल रही हैं। आपने इंस्टाग्राम वगैरह में भी रील वगैरह देखा होगा। तो क्रिब की खोज कहाँ हुई है? ठीक है, तो क्रिब की खोज हो गई है। ये नया बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट है। रेयर से मतलब, ठीक है, तो मतलब बहुत ही कम मात्रा में 0.09% लोगों में मिलता है ये। और इसकी खोज हो चुकी है, जिसका नाम हमने क्रिब रखा है। ठीक है, तो क्या नाम है पहले तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, CRIB। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो ये इसको देखो, इसके बारे में देखो तो ये कर्नाटक के कोलार जिले में। ठीक है, तो कर्नाटक के कोलार जिले की एक दक्षिण भारतीय महिला है, जिनका क्या नाम है, रयेशा सहगल। ठीक है, मात्र ये कितनी साल की? ये 38 साल की है लगभग। ठीक है, तो 38 ईयर की हैं। इनमें ये इस रक्त समूह की खोज हुई है। ठीक है, तो एक रक्त समूह, नया रक्त समूह क्रिब की खोज, क्रिब पाया गया है, जो पहले दुनिया में कहीं भी अज्ञात था। मतलब ये पहली बार इसको खोजा गया है और ये दुनिया में कहीं भी अज्ञात है। और ऐसा मानना है कि बहुत ही कम लोगों, 0.091% लोगों में ये पाया जाएगा विश्व में। ठीक है, मतलब ये अभी तो पहला ही केस मिला है, तो आगे भी संभावनाएं हैं, बट अभी ये पहला केस है। ठीक है, तो क्रिब, एक तो ये आपको नाम ध्यान रखना, पहले तो कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप क्रिब। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिए, दुनिया में पहली बार खोजा गया है, ये तो आपको पता ही है कि कहाँ, कर्नाटक के कोलार जिले में। ठीक है, और कर्नाटक का कोलार जिला का रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर में, इस ये आपको नाम ध्यान रखना है। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर में इसकी खोज की गई। ठीक है, अब देखो इसका समूह कौन सा है, ये क्रोमर रक्त प्रणाली। ठीक है, तो ये क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। अब क्रोमर कैसे, देखो क्रिब का नाम आपको पता है, मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, आप में भी समझ जाओ। ठीक है, तो क्रिब है, CR से हो गया क्या आपका, क्रोमर हो गया। ठीक है, CR से आपका क्रोमर हो गया, ये क्रोमर रक्त समूह हो गया। और I और B से, I से हो गया आपका इंडिया, भारत में इसकी खोज हुई थी। B से हो गया आपका बेंगलोर। ठीक है, तो ये आपको टोटल ये ध्यान रखना है, इसी पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्रोमर रक्त समूह है, इंडिया बेंगलोर में इसकी खोज हुई है। अच्छा, रक्त समूह कैसे डिसाइड होते हैं? जो आप ब्लड में आपको एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी एंटीजन के नाम पर ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिब एंटीजन, ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इसकी घोषणा कहाँ हुई है? तो इटली के मिलान में। इटली का जो मिलान शहर है, वहाँ एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी। ठीक है, इसके 35वें क्षेत्रीय सम्मेलन में इसकी घोषणा कर दी गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी आपको इटली याद रखना रख सकते हो, बट इतना ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, ABO ब्लड ग्रुप जो हमारे सबसे पहले ज्ञात हुआ था, तो उसकी खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। अच्छा देखो, ये जो ABO तो ठीक है, चलो ABO तो आपको समझ गए, बट जब ये A+, A पॉजिटिव, B निगेटिव, ये कैसे होता है? तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, ये RH फैक्टर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो RH फैक्टर से डिसाइड होता है। अब ये बताओ तुम, RH फैक्टर देने वाले कौन थे? इनकी खोजकर्ता मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो इनके खोजकर्ता का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है, तो RH फैक्टर देने वाले कौन थे? और आप आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके RO जो एग्ज़ाम हुआ था, RO एग्ज़ाम में, इसमें पूछा गया था ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तरल संयोजी ऊतक है ब्लड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यही सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था, इतना आसान आया था। चलो चलिए, तो आइए, हाल ही में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होने जा रहा है? तो ये आपको मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब। अच्छा, ये प्रोग्राम कहाँ होस्ट हुआ था? तो होस्ट हुआ था आपका हैदराबाद, इंडिया में। ठीक है, हैदराबाद, इंडिया में। और जीतने वाली महिला कौन थी? तो जीतने वाली महिला थी ओपल सुजाता। ये पहली बार किसी थाईलैंड की महिला ने इसको जीता है, ओपल सुजाता। ठीक है, तो ओपल सुजाता जी का नाम याद है कि इनका संबंध कहाँ से है? थाईलैंड से। ठीक है, थाईलैंड से इनका संबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वीं सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किससे? तो एनालेना बैरबॉक, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, UNGA का अध्यक्ष हैं ये, और इनका संबंध है आपको जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पर आप नोट कर लो, यहीं पर नोट कर लो। ठीक है, अभी जो हमारे सेना है ना, सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो सेना के नए
उप प्रमुख, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका बस नाम लिख लो अभी आप, ठीक है। तो बाद में अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, बट अभी सिर्फ नाम लिख लो। पुष्पेंद्र सिंह नाम है इनका, पुष्पेंद्र सिंह को, जो पुष्पेंद्र सिंह जी को सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं आगे रिवीजन में इसको ले लूँगा एक कभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई है। अभी देखो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, NFA के नाम से भी आपको मिल सकता है ये अवार्ड, ठीक है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अच्छा ये कहाँ प्रदान किए गए, तो ये प्रदान किए गए हैं आपकी नई दिल्ली में, इन सब की घोषणा हुई है, ठीक है। नई दिल्ली में प्रदान किए गए। अब इनके बारे में आओ देखते हैं। अच्छा इसके आपने वो कर लिया, आंसर मार्क किया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, यह पुरस्कार कब से कब तक के लिए दिया गया, तो 1 जनवरी से, देखो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच जो भी प्रमाणित भारतीय फिल्म है, तो भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ को मान्यता देते हैं, तो उनके बारे में ये अवार्ड है। अच्छा इसकी नेशनल फिल्म अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1954, ठीक है। इसको पहले हम राज्य पुरस्कार के नाम से जानते थे। तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1954 में पहली बार दिए गए थे। जो मूवी आपकी 1953 में लॉन्च हुई थी ना, उन्हीं के लिए अवार्ड दिया गया था। कौन सा मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय हो गया। अब देखो ये तो पुरानी बात होगी जो आपको हमें पहले से पता है। अभी हमारा क्या है, हमें कौन कौन से अवार्ड मिले आप सब याद नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं याद रख सकते, मुझे पता है। देखो एक तो ये आपको याद रखना, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन से दिया गया, 12वीं 12th फेल जो आपकी मूवी थी ना, निर्देशक कौन थे, विधु विनोद चोपड़ा जी, ठीक है। तो 12th फेल मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 2 अभिनेताओं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कौन कौन से, एक तो शाहरुख खान सर हो गए, उनको जवान मूवी के लिए, ठीक है। तो शाहरुख खान सर को जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी भैया को 12th फेल के लिए, ठीक है। ये आपको दोनों नाम ध्यान रखने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आपको याद ही रखना है, रानी मुखर्जी जी को किस मूवी के लिए, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। तो ये आपको 3-4 नाम तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। निर्देशक बहुत कम पूछे, बट आपको एक बार रीड तो करना ही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी के लिए बहुत ही मूवी मतलब ट्रेंड में थी जब ये लॉन्च हुई थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, विजय राघवन पुक्कलम, MS भास्कर पार्किंग, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सहायक अभिनेत्री उर्वशी ओलो झुक्कू, ये भी आपको पता नहीं है, इसको सब मत याद कीजिएगा, फालतू में कचड़ा नहीं रखना अपने अंदर। जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ याद रखना है, बाकी मैं पढ़ा सब रहा हूँ आपको। अच्छा ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी में कतहाल, अच्छा कतहाल नहीं है ये, अरे यार ये गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कटहल नाम, कटहल मूवी आपने सुना होगा, कटहल सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी के रूप में कटहल को दिया गया अवार्ड, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ मलयालम, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म उला झुक्कुर, जिसकी आपको ये उर्वशी जी सहायक अभिनेत्री थी। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पार्किंग है। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी है। हिंदी फिल्म के बारे में ध्यान रखिएगा, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने मार्क किया है उनको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दिल्ली में ये अवार्ड दिए गए अभी हाल ही में, इतना पता होना चाहिए आपको। चलिए और कुछ और ठीक है, आ जाओ। तो फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, देखो फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब मेल कैटेगरी में किसने जीता, मेल कैटेगरी में जीतने वाले कौन हो गए, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो कार्लोस, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा फीमेल कैटेगरी में कौन जीता, फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली कौन होगी, कोको गॉफ, ठीक है। तो कोको गॉफ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, देखो अंशकालिक सदस्य तो हो गए टी रविशंकर। अच्छा इसके हेड कौन है, इसके अध्यक्ष बताओ, इसके हेड बताओ, और इसके CEO बताओ, ठीक है। इसको सचिव बताओ, अध्यक्ष और सचिव के नाम लिख दो भाई दोनों। तो अध्यक्ष तो हो गए अरविंद पनघड़िया जी। अच्छा ये सचिव आप बताओगे क्या, तो अध्यक्ष तो हो गए अरविंद पनघड़िया जी, सचिव का नाम आप बता दो। चलो छोड़ो, आप लोग आंसर तो करते नहीं हो। ऋतिक रंजन जी, ठीक है। तो ऋतिक रंजन, कुछ बच्चों को छोड़ के कोई आंसर नहीं करता, सब मतलब आते हैं बढ़िया क्लास करते हैं निकल लेते हैं, उनसे मतलब नहीं है क्या होमवर्क है क्या है ना, और ना ही लाइक करते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को जो जैसा ठीक लगे। तो भारत का पहला वनडे भारत खेल रख रखाव डिपो, देखो तो
पहला वनडे भारत खेल रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होने जा रहा है? तो ये प्रारंभ होगा आप कहाँ? तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। तो जोधपुर राजस्थान आपको ध्यान रखना है यार। एसएससी वाले ना काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहीं पर दिल्ली में, तो काफ़ी उसमें भी थोड़ा इधर उधर जाना पड़ जा रहा है कभी कभी, तो थोड़ा रहती हैं प्रॉब्लम्स, अभी टाइम का थोड़ा वो है, ठीक है। देखो तो चलो आज शाम को 4 बजे आपको आज की पेट की क्लासेज आज से स्टार्ट हो रहे हैं। लगातार 30 लेक्चर होंगे इसमें, ठीक है। 30 लेक्चर होने वाले हैं जो आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। जीएस में आपका रफ़ा कर दूंगा, मतलब रफ़ा दफ़ा। जीएस की टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है। आप बस क्लास करना, 1 घंटे की डेली करना क्लास, और उसके नोट्स प्रॉपर लिखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम जो 2 घंटे में रिवीजन करोगे ना, वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में मानव ग्रह अन्वेषण होप अनुसंधान केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है। तो होप अनुसंधान केंद्र, ये आप इमेज देख सकते हो, कुछ ऐसा बनने वाला है। अब देखो ये कैसा, मतलब यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर हम अंतरिक्ष जैसी स्थितियाँ पैदा करेंगे ताकि हम उसमें रह के प्रैक्टिस कर सकें, समझ रहे हो? मैं बताता हूँ चलो। तो होप अनुसंधान केंद्र भी कहाँ, लद्दाख में लॉन्च किया गया। लद्दाख में भी कहाँ, लद्दाख के किस स्थान है मैं बताता हूँ। अच्छा देखो पहले होप के बारे में देखते हैं। तो होप एक शोध पहल है जिसका उद्देश्य भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए मानव अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा और मंगल की स्थितियों का अनुकरण करना। मतलब अंतरिक्ष में जो चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रह हैं उनमें कैसी स्थितियां हैं, वैसी स्थिति हम बना के और उनमें हम अब खुद को ढालने का प्रयास करेंगे जिससे हमें वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण केंद्र, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु स्थित कंपनी, एक प्रोटो प्लेनेट है, उस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ? लद्दाख में एक शोकार नामक एक स्थान है, वहीं पर इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब इसका उद्देश्य तो आपको मैंने बता दिया, फिर भी देख लो। अनुसंधान को ध्यान पृथ्वी से परे स्थायी मानवीय उपस्थिति के लिए मजबूत प्रोटोकॉल और प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित था, ठीक है। तो ये आपको मतलब बेसिकली आप समझ गए ना, वही करना है। होप अनुसंधान पहल लद्दाख में स्थित है, और किसने? प्रोटो प्लेनेट, जो बेंगलुरु की एक कंपनी, उसने इसको लॉन्च किया है। बस हो गया। मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए हम बस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतना ध्यान रखिए। और इसको फंडिंग करेगा हमारा इसरो, ठीक है। तो फंडिंग जो हमारा इसरो करेगा। इसरो के हेड कौन है बता दो भाई, इसरो के हेड इसी बात पे बता दो। चलो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है लद्दाख, ठीक है। आ जाइए। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीतने वाले भैया हो गए साउथ अफ्रीका, पहली बार जीते हैं इन्होंने, है ना। वर्ष 2025 का विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे दिया गया? तो फूड प्लेनेट एक कंपनी है, कंपनी का नाम है नाइट्रोक्राफ्ट, ठीक है। तो नाइट्रोक्राफ्ट, ठीक है। तो नाइट्रोक्राफ्ट कंपनी है जो कि कहाँ से? स्वीडन की कंपनी है। इसको हमने ये फूड प्लेनेट अवार्ड दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, IBCA का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं ना, उन्हीं को इसका पहला हेड बनाया गया, भूपेंद्र यादव जी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? देखो तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। कितनी बार हमने रटा है इनको, है ना। आज देख लेते हैं इसके बारे में। तो 1 अगस्त 2025। अच्छा इनको जानते हो आप लोग? आई एम सॉरी, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ रही लगता है। चलो कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी। चलो तो इसका देखो, प्रतिवर्ष 1 अगस्त 2025 को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वाइड वेब दिवस को। ये सर टिम बर्नर्स-ली हैं, इन्होंने ये आविष्कार किया था कब? 1989 में। और देखो बट इन्होंने सिर्फ इसको प्राइवेट रखा, और 6 अगस्त 1991 को सर्न स्विट्जरलैंड में इसको सार्वजनिक मतलब पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो पब्लिक के लिए कब लॉन्च हुआ? 6 अगस्त 1991 में सर्न स्विट्जरलैंड में। इसकी 2025 वाली थीम क्या है? तो भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण। और उद्देश्य क्या है? वेब के निर्माण का सम्मान करने और डिजिटल समावेशन, सुरक्षा और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। इसकी प्रमुख गतिविधियां, कार्यशालाएं, हैकथॉन, डिजिटल साक्षरता सत्र, पुरस्कार, ये सब तो चलता ही रहता है। और फोकस क्षेत्र क्या है? डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, सुगम्यता, AI एकीकरण, वेब 3.0, ठीक है। और देखो वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्ता जो हो गए हैं 5.5 बिलियन से अधिक हो चुके हैं। तो बस कितनी बातें आपको देखो, एक तो ये तारीख याद रखनी है,
1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस सेलिब्रेट होता है। सर टिम बर्नर्स ली का नाम याद रखना है, कब इसकी स्थापना की थी इन्होंने, कब इसको पब्लिक किया था और कब इसकी क्या थीम रही, बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा, 1 अगस्त को और कौन सा दिवस होता है? पर्वतारोहण दिवस भी तो इसी दिन होता है, याद है ना तुम्हें? पर्वतारोहण दिवस है ना। चलो ये भी ध्यान रखियो। आ जाओ भाई। चलो तो लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता था? तो भैया ये खूब पढ़ाया मैंने आपको, जम के पढ़ाया है। ब्रॉन्ज पदक जीता था यहाँ पर पहली बार। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीतने वाली टीम थी हरियाणा। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया था? तो जलवायु मिशन शुरू करने वाला कौन था? इंदौर, और इसी को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गवरी या राई का प्रारंभ कब होगा? तो रक्षाबंधन के त्यौहार में इसकी शुरुआत होती है। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो गवरी या राई उत्सव जो होगी, पहली बात तो राजस्थान का ये उत्सव है फेमस। ठीक है, महिला पात्र को भी रोल जो होता है ना, जो इसमें महिलाओं का रोल होता है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। ये भी आपको मेन बात यही है। ये आपको स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, फिर आप ढूंढते रह रहे यार सर तो ये पढ़ाए ही नहीं थे, बट सर ने ये पढ़ाया है, आप अभी देख लो। समुदाय, किस समुदाय के द्वारा? भील या मेवाड़ जनजाति। मेवाड़ का जो एरिया है या भील जनजाति है, इनको जनजाति के नाम से भी जानते हैं, इनके स्थान के नाम से। तो इन्हीं के द्वारा ये समुदाय मतलब आयोजित किया जाता है। और महादेव और देवी पार्वती के वंशज ये मानते हैं खुद को, इसलिए ये अपना मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। शुरुआत कब होगी? जो रक्षाबंधन में श्रावण पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत होगी और 40 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा। 40 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। सांस्कृतिक और धार्मिक तो यही है। एक बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये देखो 2025 में पहली बार इस विरासत को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर्ट, ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया है। तो इसे अभी पहली बार इसमें प्रदर्शित किया गया, तो ये भी इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बस ध्यान रखिएगा। तो कहाँ रक्षाबंधन दिन स्टार्ट होगा? कहाँ? राजस्थान में स्टार्ट होगा भील जनजाति द्वारा। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और अच्छा देखो ये भी देख लो। तो राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार है, जैसे गणगौर हो गया, तीज हो गया, पुष्कर मेला हो गया, बूंदी उत्सव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये यूपी SSC जो एग्ज़ाम कराता है ना, उनका ये मतलब ये घर जमाई है, मतलब कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। रणकपुर उत्सव हो गया, ब्रज महोत्सव हो गया, मत्स्य महोत्सव भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो राजस्थान के लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? देखो होवरक्राफ्ट आपने खूब हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा इसको। देखो ये जो पंखे लगे रहते हैं और बढ़िया दनादन चल रहा होता है, ये आपका कहाँ कहाँ चलता है? पहली बात तो किसने निर्माण किया है? गोवा की एक चौगुले कंपनी है, चिटकुले कंपनी नहीं है, टिचकुले कंपनी। अच्छा, टिचकुले नाम था उसका, है ना। तो चौगुले कंपनी है, चौगुले कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अरे ये क्या लिख रहा हूँ, तुम लोग बताते भी नहीं हो। चलो, तो चौगुले कंपनी ने इसका निर्माण किया। एक तो इसकी खास बात क्या है ना, ये पानी में चल सकती है। अरे सर पानी में चल सकती है, ये खास बात है? बिल्कुल नहीं। और आगे सुनो, भूमि में भी चल सकती है, मिट्टी में चलेगी मतलब, और क्या दलदल ज़मीन पर भी चलेगी, देख रहे हो। तो ये कहीं भी चलेगी। ठीक है, ये कहीं भी, आपको PUBG वाला वो टैंक है ना, वही है ये। चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। हाल ही में फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये पायलट परियोजना लागू करने वाला कौन हो गया? तो पायलट परियोजना लागू करने वाला हो गया केरल हो गया। केरल ने इसको लागू किया। पहले क्या होता था, जब हमें जो करदाता होते थे, करदाता को मान लो ये करदाता है, तो ये करदाता है और ये यहाँ पर हमारा GST ऑफिसर है, तो इन दोनों को आमने सामने जाना पड़ता था। अब क्या होगा, अब ऑनलाइन ये लोग मीटिंग कर सकते हैं, कर वसूल सकते हैं या कोई मतलब जानकारी डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन मीटिंग के तहत हो सकता है। ठीक है, तो ये फेसलेस GST अधिनिर्णय की पायलट परियोजना भी लागू हो गई केरल में। चलिए
तो हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार में किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखो म्यांमार के बारे में हमने बहुत ही अच्छा पहले डिस्कस किया था। तो देखो क्या डिस्कस किया था, तो म्यांमार के जो पहले मतलब ये हम थोड़ा पीछे जाते हैं 4 साल, ठीक है। तो आंग सान सू यहाँ के पीएम थे। आंग सान सू या म्यांमार के पीएम थे। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट किया था किसने, सेना ने यहाँ का तख्ता पलट कर दिया और आपातकाल घोषित कर दिया। और जो वरिष्ठ जनरल थे सेना के मिन आंग हाइंग, ठीक है, तो मिन आंग हाइंग ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। मतलब इन्होंने कहा कि भैया अब हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हम खुद बन रहे हैं, हम सेना ही यहाँ की सरकार चलाने वाली थी, ठीक है। अब ये सब तो चल रहा था, ये सब अब से धीरे धीरे चलता गया। बट अभी 2025 में क्या हुआ, सेना द्वारा नई सरकार का निर्माण हुआ जिसके पीएम बनाए गए यू नो शाह, ठीक है। तो यू नो शाह आपको आंसर मार्क करना, ऑप्शन नंबर सी यू नो शाह, ठीक है। तो यू नो शाह को बना दिया गया पीएम, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये हैं देखो पीएम यू नो शाह क्या, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी बस इनका नाम याद रखना, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं यार इनके। तो म्यांमार की राजधानी नेपीता, तो आपको पता है कि मुद्रा यहाँ की क्या था, ये भी पता है। अच्छा अब मैप देखते हैं थोड़ा, इसको गोल्डन पैगोडा की कंट्री बोलते हैं, ठीक है। और इरावती नदी भी यहीं पर है, इरावती नदी। अच्छा एक श्यान का पठार भी यही है, श्यान का पठार, ठीक है। तो श्यान का पठार भी यही है। अच्छा भारत से कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1643 किलोमीटर बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अच्छा कई लोग इनका क्रम भूल जाते हैं, मतलब ये हैं कहाँ, तो एक ऐसे याद रख लो नमामि। तो नमामि याद रख लो, मैंने ऐसे ही याद रखा था बचपन में, मतलब जब मैं 2-3 साल पहले मैंने याद किया था इन सब चीज़ों को। तो नमामि मतलब ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख लोगे, कभी नहीं भूलोगे, मैं शर्त लगाता हूँ तुमसे। तुम देख लेना, आजमा लेना एक बार ये वर्ड पढ़ लो, इनका क्रम आप कभी नहीं भूलोगे और इनको आपको पता रहेगा कि यहीं पर है, ठीक है। चलिए तो ये बॉर्डरिंग स्टेट भी ध्यान रखना है। अब म्यांमार को हमने गोल्डन पैगोडा कंट्री के नाम से, इरावती नदी है यहीं पर, श्यान का पठार है यहीं पर, ठीक है। ये तो सब आपको बता दिया मैंने। चलो आ जाओ भैया। अच्छा देखो, तो यूलियो स्यूरिडंको का नाम सुना है आपने, इनका नाम सुना है, इनका नाम कहाँ सुना था आप बताओ, इनका नाम बता दो। तो ये हमने यूक्रेन के भी नई पीएम बनी थी, है ना, याद करो भैया, यूक्रेन की नई पीएम बनाया गया था अभी इनको। चलो और ली जे म्यूंग को ये साउथ कोरिया की पीएम बनाए गए थे, साउथ कोरिया पीएम है ना। तो ये सब ध्यान रखा करो तुम लोग यार। चलो अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, बताता हूँ मैं, रुको आ जाओ। चलो हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया। देखो ये पहली बार इस जो रॉकेट था ये आपका एरिस का, ठीक है। तो ये रॉकेट है, ठीक है। तो रॉकेट एरिस है, इसका पहली बार इसका प्रक्षेपण होता, फर्स्ट उड़ान थी जो कि 14 सेकेंड में ही गिर गया, 14 सेकेंड में गिर गया। अच्छा इसका निर्माण करने वाली कंपनी थी एक गिलमर स्पेस कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है गिलमर। तो गिलमर स्पेस कंपनी इसका नाम है, स्पेस कंपनी, ठीक है। गिलमर स्पेस कंपनी, इसने कहा भैया हमने काम कर दिया, एक बार उड़ गया फिर गिरे चाहे जो हो, है ना, इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना, बस हो गया। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 में विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता, 13 साल बाद इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया, ब्रॉन्ज। और मैं आपको ये बता चुका हूँ इसे कहाँ पर इसका होस्ट हुआ था, है ना, इसका होस्ट कहाँ हुआ था, होस्ट हुआ था काहिरा। अब ये आप ये लोग ये बताओ, ये जो काहिरा है मैंने बताया आपको, ये कहाँ की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल किसकी है, कौन से देश की राजधानी है काहिरा, ये बता दो। कौन, अनाहत सिंह ने जीता था इसमें, अनाहत सिंह और पुरुष टीम ने, ठीक है। तो पुरुष टीम ने 13 साल बाद, अनाहत सिंह का नाम ध्यान रखना, स्क्वैश के प्लेयर हैं, और पुरुष टीम ने भी ये जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया 13 साल बाद, ठीक है। तो पुरुष टीम। चलो ये हर 2 साल में होता है, एवरी 2 ईयर में होता है, ठीक है। तो हर 2 साल में ये आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार ये क्लास तुम लोग लाइक कर देना यार। देखो 1 घंटे क्लास मैं आपको 15 मिनट में करा रहा हूँ, है ना, तो इसके लिए बनता है थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।